हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है निर्वाचन आयोग और उसकी शक्तियाँ, कार्य। निर्वाचन की जब हम बात करते हैं, निर्वाचन हमारे संविधान में कहाँ पर दिया गया है, तो भाग 15 में देखिए निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान हैं वो भाग 15 में दिए गए हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें भाग 15 में, तो आर्टिकल हैं 3 to 4 यानी 324 से लेकर के 329। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग या निर्वाचन का प्रावधान जो है वो किस भाग में है, तो भाग 15 से रिलेटेड है इलेक्शन। तो एक छोटी सी संक्षिप्त अगर हम आर्टिकल्स पे नज़र डालें, वैसे आर्टिकल्स आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन चूँकि कम आर्टिकल हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम इनको यहीं पर डिफ़ाइन कर लें। 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है। ये सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आप इसे जान लें। निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा इलेक्शन का अधिक्षण, नियंत्रण, इसका जो भी है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड वो सब कुछ आर्टिकल 324 में ही बताया गया है। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। तो आज की क्लास में जब हम निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे तो 324 को ही मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। 325 बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि धर्म जो है मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो है मतदान जो है मतदाता बनने के लिए ना तो वंचित किया जाएगा और ना इस आधार पे मौका दिया जाएगा। मतदाता बनने हेतु वंचन नहीं होगा, वंचन नहीं। एक बात और है, और ना ही इन आधारों पर दावा होगा, आधारों पर दावा। यानी कि भारत में कौन मतदाता बन सकता है, इसके निर्धारण में ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि को आधार नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ एक आधार होगा जिसका आगे जिक्र किया जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मतदाता होने के लिए क्या शर्तें हैं, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि की कोई भी शर्त नहीं है। ना तो इस आधार पे आपको मतदाता बनने के लिए वंचित किया जा सकता है और ना ही कोई व्यक्ति इन आधार पर मतदाता होने का दावा कर सकता है कि मैं अमुक धर्म से हूँ, मुझे ज़रूर बनाइए वोटर लिस्ट में। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आर्टिकल 325 डिफाइन कर देता है। 326 बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। 326 में बताया गया कि फिर मतदाता बनेगा कौन, कौन मतदाता होगा। तो इसमें बात की गई है वयस्क मताधिकार की। बस यही एक क्राइटेरिया है, बाकी चीज़ें संसद और राज्य विधानमंडलों पर छोड़ी गई हैं। 326 में बताया गया वयस्क मताधिकार, और वयस्क होने की आयु क्या होगी, कितना होगा, वो सब कुछ संसद पे छोड़ा गया है। और वर्तमान में जो है वो 18 वर्ष आयु जो भी व्यक्ति प्राप्त कर चुका है, वो किसी धर्म, जाति, लिंग का हो, वह व्यक्ति वोटर बन सकता है, बशर्ते उसको संसद की किसी विधि इत्यादि के आधार पे जो है वंचित ना किया गया हो, विकृत चित्त न हो, यानी पागल दिवालिया न हो। इस तरह की शर्तें जो हैं वो संसद कानून बना करके लगाई हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टिकल 326 महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो वर्तमान में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति मतदाता बन सकता है, वो अपना निर्वाचन सूची में नाम दर्ज करवा सकता है। लेकिन यदि उसे अपराध, भ्रष्टाचार, विकृत चित्त, पागल इत्यादि के आधार पर वंचित मतलब जो है वो अयोग्य ना ठहराया गया हो किसी कानून के तहत, तो ये कानून बनाने का जिम्मा तो संसद इत्यादि को है। तो इसका मतलब ये है कि जो मताधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, ये एक प्रश्न आपके पास ज़रूर आएगा। मताधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, वैसे तो आर्टिकल 326 में दिया गया है। अधिकार कई प्रकार के होते हैं। जो अधिकार हमें संविधान के किसी भी आर्टिकल के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे कि
संगठन बनाने का अधिकार अगर आपसे बात की जाए तो किस प्रकार का अधिकार है, वो संविधान में दिया गया है, तो वो संवैधानिक अधिकार है और भाग 3 में है, इसलिए वो मूल अधिकार है। अधिकार कई श्रेणी में हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो देखिए अधिकार जो होते हैं आपके जो राइट्स हैं, तो कुछ अधिकार आपके पास हो सकते हैं संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो होते हैं वो संविधान प्रदत्त होते हैं। संविधान प्रदत्त का मतलब है वो उस अधिकार को संविधान के किसी आर्टिकल में आपको दिया गया है, ठीक है। दूसरे होते हैं विधिक, इनको विधिक बोलते हैं, कानूनी अधिकार बोलते हैं, वैधानिक अधिकार बोलते हैं, कई नाम इसके हैं। तो ये जो है विधि बनाकर दिए जाते हैं, विधि बनाकर प्रदत्त किए जाते हैं। यानी कि संसद या राज्य का विधानमंडल कोई कानून बना के आपको कोई अधिकार दे दे तो उसको विधिक अधिकार कहते हैं। ये हो गया विधिक अधिकार, ये हो गए संवैधानिक अधिकार। तीसरे एक और कैटेगरी है जिनको मूल अधिकार कहा जाता है, इस पे पूरा हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार ही होते हैं। ये जो है संवैधानिक अधिकार ही होते हैं, लेकिन ये किसी एक खास संविधान के खास एरिया से रिलेटेड हैं। संवैधानिक अधिकार हैं जो आपके संविधान के भाग 3 में हैं, इतना आपको याद रखना है। पूरे संविधान में जितने भी आपको अधिकार मिलते हैं उनको संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, लेकिन स्पेशली जो भाग 3 में दिए गए हैं संविधान में, तो वो संवैधानिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं, वो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये आपके अधिकार के कुछ कैटेगरी हैं, बाकी और भी होते हैं, ये यहाँ पे आपको जानने हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन आता है मताधिकार, मत देने यानी वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो इसके उत्तर आपके पास 2 हो सकते हैं। देखिए संवैधानिक आपको लग रहा है या विधिक है। तो आयोग ने ये क्वेश्चन किया और जो वहाँ पर उत्तर सही माना गया वो विधिक को माना गया है। विधिक जो है वो अधिकार है, ये किस प्रकार का है, ये है विधिक अधिकार। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं। तो मताधिकार विधिक अधिकार कैसे है, क्योंकि 326 में जो बताया गया है वह पूर्ण रूप से नहीं है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या वयस्क होगा वो अधिकार उसको मिल ही जाएगा। उसके साथ कुछ शर्तें हैं कि संसद की बनाई गई विधि के अधीन है। ये संसद विधि बना करके कुछ नियोगिताएं भी घोषित कर सकता है कि जो व्यक्ति भ्रष्ट है या जो व्यक्ति अपराध में लिप्त है, या संसद ने कोई कानून बना करके कुछ योग्यता ऐसी निर्धारित कर दी जो मताधिकार को प्रभावित कर दे। तो इसका मतलब है कि यह अधिकार पूरी तरीके से हमें संविधान के द्वारा ही प्रदत्त नहीं है, इसीलिए यह संविधान प्रदत्त अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार न हो करके इसको संसद की विधि बना करके हमको दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर यह किस प्रकार का है, विधिक अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे विधिक अधिकार माना है। तो आप विधिक अधिकार टिक करिएगा, ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। 327 में जो है वो संसद की शक्ति है, यही जो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे संसद की एक शक्ति की बात की गई है कि संसद जो है वो संसद और राज्य के विधानमंडलों से जो है चुनाव से संबंधित कानून बना सकती है। देखिए संसद का चुनाव और राज्य का विधानमंडल दोनों जगह के लिए मंडल के चुनाव संबंधी विधि बना सकती है। ये अधिकार किसको है, संसद को। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि संसद क्या राज्य के विधानमंडल के कानून जो है चुनाव के लिए कानून बना सकता है। तो बिल्कुल आर्टिकल 327 उसे पावर देता है कि वो सेंटर के लिए भी और राज्य के लिए भी दोनों जगह के लिए कानून बना सकता है। 328 में राज्य के विधानमंडल को भी पावर है कि वह राज्य के विधानमंडल के चुनाव के लिए कानून बना सकता है अगर संसद ने उस विषय पर कानून नहीं बनाया हो तो। यानी यहाँ पर जो है यही सेम शक्ति है, लेकिन यहाँ संसद के लिए नहीं है, यहाँ राज्य विधानमंडल
को विधि बनाने की शक्ति भी दी गई है। विधि बनाने की शक्ति, तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के लिए बनाएगा, संसद के लिए नहीं बनाएगा, दूसरे राज्य के लिए भी नहीं बनाएगा। राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के लिए बनाएगा और विधानमंडल के चुनाव के लिए बनाएगा, लोकसभा इत्यादि के लिए नहीं बनाने लगेगा। और उन्हीं विषय पर बनाया गया जिस पे संसद ने ना बनाया हो, यानी अगर संसद ने कोई उपबंध नहीं किया है उस संदर्भ में तो राज्य विधानमंडल बना सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आप देख रहे हैं ये 2 आर्टिकल तो पावर्स के लिए हो गए। 332 में 332 जो है 329, यहाँ पे जो है चुनाव के जो विवाद हैं, चुनाव विवाद जो है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हैं। बस, तो ये शुरुआत में हमने इतने आर्टिकल आपको इसलिए बता दिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन भी आपके हो गए। आर्टिकल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक आपको 324 याद रखना है और एक आपको 326 याद रखना है। 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में दिया गया है और 326 वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसी में आपको बताया गया है कि वो हर व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, वर्तमान में वयस्कता की आयु 18 वर्ष है, वह व्यक्ति जो है वो निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए योग्य है, बशर्ते उसे किसी विधि के अधीन निर्योग्य घोषित ना किया गया हो। तो ये है आपके आर्टिकल्स। तो इतना डिस्कशन तो बिल्कुल हो ही गया, इसमें और कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। इतने आर्टिकल में सिर्फ आपको इतना ही जानना है। सिर्फ अब 324 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही मुख्य इस क्लास का टॉपिक है। एक चीज़ और आपको जाननी है, जो 18 वर्ष की आयु है, इसके संदर्भ में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये 18 वर्ष की आयु कब से है। तो देखिए, जो वयस्क मताधिकार हमारे देश में लागू है, वयस्क मताधिकार, उसके लिए आयु है 18 वर्ष। तो ये 18 वर्ष पहले शुरू से नहीं था। प्रारंभ में जब हमारे संविधान को लागू किया गया तो प्रारंभ में ये 21 ईयर्स था, 21 वर्ष था। लेकिन इसको जो है 1988 में इसे 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। तो ये जो है 1988 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन, 61 संशोधन। और इसके द्वारा जो है क्या किया गया था, आयु घटा करके कितनी कर दी गई थी, 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 1988 में, याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कब ये 18 वर्ष आयु के लोग जो है कब वोट करेंगे, यानी कब से लागू हुआ। तो ये 1989 से लागू हुआ, तभी जो है लोगों ने इसको यूज किया, 18 वर्ष के लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लें, जब ये चीज़ की गई 1989 में तो बहुत से मतदाता बढ़ गए, क्योंकि पहले 21 वर्ष वाले वोट डालते थे, अचानक से 18 वर्ष वाले भी आ गए। तो 18, 19, 20 इन सब एज वाले तमाम मतदाता बढ़ गए। 2-3 करोड़ मतदाता बढ़ गए होंगे, लगभग 3 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में चुनाव जो था, चुनाव आयुक्त जो होते थे वो पहले अकेले होते थे। आयोग जो होता था उसमें एक ही लोग होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त वही होते थे। तो 1989 में काम बहुत बढ़ गया था, मतदाता बढ़ गए थे, तो उसको 1 से बढ़ा के 3 सदस्य कर दिया गया था। हालांकि बाद में उसको फिर 1 सदस्य किया गया और फिर 3 सदस्य किया गया, वर्तमान में 3 है। तो वो सब अभी घटना चक्र हम देखेंगे पूरा क्या हुआ था। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि 18 वर्ष कब किया गया था और कब से लागू हुआ था, दोनों अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कब लागू हुआ था, यानी कब इसका प्रयोग किया, 18 वर्ष के लोगों ने कब मतदान किया, तो 1989 से। और ये किया गया था 1988 में 61वां संविधान संशोधन। तो बस इतना आपको याद रखना है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है, 326 में वयस्क मताधिकार है, बाकी सब हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलिए अब हम निर्वाचन आयोग के विषय में देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक देशों में सरकारें चुनी जाती हैं जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा सरकारों को चुनने के लिए
एक निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन होना बहुत ज़रूरी है। चुनाव का निष्पक्ष होना, पारदर्शी होना, ये सब बहुत ही चुनौती भरा एक मसला है। भारत में भी अक्सर, और इस नए दौर में तो आप देख रहे हैं चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम, उस पर भी हम क्लास करेंगे पूरी आगे, उस पर भी लोग बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं क्या हैं, चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं और कितनी सीमा तक, यानी कहां तक उसकी क्षमता है, ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि चुनाव सुधार पे भी बात होती है। चुनाव में जो आपको पारदर्शिता नहीं, लोगों का प्रश्न है, पार्टियों का प्रश्न है कि पारदर्शी नहीं है, भेदभाव हो रहा है, इस तरह के तमाम जो सत्तारूढ़ सरकार होती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो चुनाव में धांधली कर रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की शक्तियाँ, उसके कार्य और लिमिटेशंस को जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ तक एक्शन ले सकते हैं। और ये भी आपको विचार लगाना पड़ेगा कि चुनाव आयोग के पास में और क्या शक्तियाँ होनी चाहिए या क्या सुधार की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले समय में पारदर्शी चुनाव और ज़्यादा बेहतर तरीके से कराए जा सकें। क्योंकि यदि चुनाव पारदर्शी नहीं होंगे, ईमानदारी से नहीं होंगे, तो फिर लोकतांत्रिक देश होने का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं निर्वाचन आयोग के विषय में क्या आपको जानना है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जो है वो आर्टिकल 324 में वर्णित है। इसमें आपको 4-5 मेन बातें जाननी है, उतना आपको जानना है। देखिए, सबसे पहले इसके हम संरचना पे ही बात कर रहे हैं। संरचना, गठन, दोनों पे बात हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें जाननी हैं वो आप देखें। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना है कि ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये हमने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का मतलब है 3 सदस्यीय एक आयोग है। भारत में वर्तमान में ये 3 सदस्यीय है, तो इसको बहुसदस्यीय आयोग कहा जाता है। यानी भारत में क्या है? बहुसदस्यीय आयोग है। ये वर्तमान की बात की जा रही है। इसमें 3 सदस्य हैं वर्तमान में। अब 3 है तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। इसमें क्या है? एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक पद ये है, और इसके साथ में 2 अन्य हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब एक चीज़ ये आपको यहाँ पर बहुत गौर करनी है कि देखिए, भारत में संविधान में यह नहीं कहा गया है कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होगा, ऐसा कहीं नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वर्तमान में बहुसदस्यीय आयोग है, 3 इसमें सदस्य हैं, एक मुख्य और 2 अन्य। ये पावर राष्ट्रपति को दी गई है कि वो जो है यदि आवश्यक समझें तो अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद बना सकते हैं और चाहे तो इन पदों को समाप्त भी कर सकते हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग एक सदस्य होगा या एक से अधिक सदस्य वाला होगा, यह राष्ट्रपति के पास में पावर है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे कि जो है राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके, यानी इसके लिए आपको कुछ भी संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद सृजित कर सकते हैं, सृजित एवं समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में अंडरस्टूड है, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हर क्लास में कि राष्ट्रपति जो भी करते हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन जो संविधान
जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वो चाहें तो ये 2 पद रखें चाहे न रखें। एक तो है, एक अनिवार्य होगा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के या चुनाव आयोग के गठन की बात है, तो एक तो मिनिमम होगा ही, तो उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। ये 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या नहीं होंगे, ये कौन तय करेगा, ये राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे, और समय समय पर इसको तय किया गया है। तो इसके संदर्भ में आप लिख लें कि क्या ऐसा हुआ है कभी, तो प्रारंभ में 1 सदस्यीय था आयोग था, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया उसमें एक ही व्यक्ति होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन हमने अभी आपको बताया था 1989 में क्या हुआ था। 1989 में अचानक से वोटर बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, आयु घटा दी गई, 21 से 18 कर दी गई, तो 3 साल वाले जो और थे बीच के लोग बहुत से बढ़ गए, तो ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे 3 सदस्यीय कर दिया गया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1990 में पुनः इसको जो है 1 सदस्यीय कर दिया गया, 1 सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन आवश्यकता फिर महसूस हुई कि 1 से काम नहीं चलेगा, तो 1993 में फिर से 3 सदस्यीय कर दिया गया। 1993 में क्या किया गया, पुनः जो है 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया, और तब से वर्तमान तक 3 सदस्यीय आयोग 1993 से चला रहा है। 1993 के समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री टी.एन. शेषन थे इस समय 1993 में। देखिए जब ये मामला आया 1993 में, तो उस समय थे टी.एन. शेषन। ये कौन थे, ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस समय जब ये 3 सदस्यीय हो गया था। और इस समय ये भी कहा गया कि ये जो 3 होंगे उसमें 1 मुख्य होगा, 2 अन्य होंगे, लेकिन इनकी शक्तियां बराबर होंगी, यानी इसमें ऊपर या नीचे कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक होगा चीफ, लेकिन पावर्स तीनों के पास में सेम होंगी, वेतन भत्ते भी बराबर होंगे, शक्तियाँ भी बराबर होंगी, निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो इसमें जो है टी.एन. शेषन ने आपत्ति भी की थी, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को बरकरार रखा कि हाँ तीनों की शक्तियाँ बराबर रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। टी.एन. शेषन एकमात्र ऐसे चुनाव आयुक्त रहे हैं जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ा था इन्होंने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है टी.एन. शेषन के विषय में कि जब ये हुआ था तो कौन था। तो ये आपने 2 चीज़ें समझी, पहले तो निर्वाचन आयोग की इस आर्टिकल में है, दूसरा ये बहुसदस्यीय है, वर्तमान में 3 सदस्यीय है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे देश में कौन है, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए। तो इतनी बातें हो गई। अगली चीज़ आपने ये भी देख ली कि राष्ट्रपति को ये जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद का सृजन करना, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट चीज़ कि अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा। जो भी निर्वाचन आयुक्त हैं, चाहे मुख्य हैं या अन्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो अगला पॉइंट हमारा होगा कि आयुक्त जितने भी हैं, ये निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा। तो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा सभी की, चाहे ये चीफ हो और चाहे ये अदर हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक चीज़ और आपको जाननी है बस, कि राष्ट्रपति यदि चाहें तो वो क्षेत्रीय स्तर पर यानी प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें कि राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझें, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक समझें तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी बना सकते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी बना सकते हैं।
तो आपने देखा कि यहाँ पर सब नियुक्तियाँ और नए पदों का जो सृजन है, नए आयुक्तों का, वो सब कुछ राष्ट्रपति के पास में है। अब एक चीज़ आपको आगे ये भी समझनी है कि ये जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की हम बात कर रहे हैं, ये राज्य का निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। पीछे हमने आपको एक बताया था राज्य का निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त इसको बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये जब हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ रहे थे, जो कि ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित था, तो उसमें एक चीज़ आपने देखी थी कि उस संशोधन में राज्य निर्वाचन आयुक्त के गठन की बात की गई थी राज्य में। और ये किसका इलेक्शन कराते हैं? ये कराते हैं पंचायत का इलेक्शन और नगर पालिका का इलेक्शन। ये किस चीज़ का इलेक्शन कराते हैं? ये कराते हैं पंचायत का इलेक्शन प्लस नगर पालिका का इलेक्शन। तो ये दूसरी चीज़ है। यहाँ पर इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो बात की जा रही, ये प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त जो है वो यही भारत के निर्वाचन आयुक्त में ही आता है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। वो ये दोनों संस्थाएं ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप देखते हो कि इनकी वोटर लिस्ट भी ये अपना अलग बनवाते हैं, ये भी अपना अलग वोटर लिस्ट बनवाते हैं, क्योंकि इनके इलेक्शन और आयोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये ग्राम पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड है, और ये हम अभी आपको बताएंगे कौन से चुनाव कराते हैं। ये संसद और राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करवाते हैं। तो इतनी बातें आपको जाननी है इसमें। एक चीज़ और भी आपको जानना है कि जो है सेवा शर्तें कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब देखेंगे कि क्या कार्यकाल है, क्या स्वतंत्रताएं हैं, किस प्रकार से ये सिस्टम काम करता है। इसमें कुछ देखिए बहुत कठिन आपको नहीं लग रहा है, बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ आपको ये आर्टिकल एक याद रखना है, बाकी सब कुछ आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है 3 सदस्य हैं, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वो चाहे तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको गौर करनी है कि भारत में निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए संविधान में कोई योग्यता नहीं दी गई है। जैसे पीछे आपने तमाम चीज़ें पढ़ी, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या बहुत से पद आपने पीछे पढ़े, उनके लिए योग्यताएं भी साथ में दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर कोई योग्यता नहीं है, ये एक कमी आप कह सकते हो। योग्यता जो है संविधान में नहीं वर्णित की गई है। सामान्यतः आईएएस जो है कैडर का कोई अधिकारी जो होता है वो बनाया जाता है, और इसी को लेके बहुत से प्रश्न चिन्ह भी उठते रहते हैं कि ऐसे में जो है सरकार प्रभावित कर सकती है इलेक्शन को, अपने मनमाफिक आदमी को जो है बना करके निर्वाचन आयुक्त। लेकिन क्यों है ऐसा, इन सब पे प्रश्न आगे हम करेंगे, तार्किक देखते हैं। तो संरचना को आप समझ गए, गठन कैसे होता है, कौन कौन होता है इसमें? 3 लोग होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। साथ में राष्ट्रपति चाहे तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी बना सकते हैं। अब हम देखें कार्यकाल, और कुछ साथ में हम ये भी देखते हुए चलेंगे, चूँकि इनके पास बहुत बड़ा दायित्व है तो इनको स्वतंत्रताएं क्या मिली हैं। देखिए कार्यकाल की बात कर लें ज़रा, तो कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को, तो वो 6 वर्ष तक के लिए चुनाव आयुक्त रहेगा, या फिर अगर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो भले ही 6 वर्ष पूरे हों या ना पूरे हों, वो सेवा मुक्त हो जाएगा। और यदि आयु नहीं पूरी होती है तो 6 पे तो रिटायर हो ही जाएगा। जो भी पहले आ जाए, चाहे पहले 6 वर्ष पूरे हो जाएं और चाहे पहले वो 65 साल का हो जाए, जो भी पहले आ जाएगा वहीं पे उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था शुरू से नहीं थी, हमारे संविधान में ये व्यवस्था 1972 से है, ठीक है। आप शुरू के देखोगे, आप कमेंट करके बताइए कि शुरुआत में तो हमारे देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, उसके बाद दूसरे कौन थे? एक तो हैं सुकुमार सेन, पहले थे, फर्स्ट है।
सेकंड कौन थे, आपको ये बताना है कमेंट करके। और वर्तमान में कौन थे वो हमने पहले ही पूछा। 1972 से क्या हुआ, 1972 से ये व्यवस्था लाई गई है। तो इसके पहले जो है आप देखोगे, जब आप किताब कोई उठाओगे तो उसमें देखोगे कि इन दोनों लोगों के कार्यकाल जो है वो 8-8 साल हैं। यानी कि ये दोनों लोग जो है वो 8 वर्ष तक चुनाव आयुक्त रहे थे, इनका कार्यकाल ज़्यादा था, 8 वर्ष आप देखोगे। तो वहाँ पे आपको भ्रम हो सकता है कि ऐसा पढ़ाया जाता है कि 6 वर्ष और इनका कार्यकाल 8 वर्ष कैसे हो गया। तो शुरू में ये 6 वर्ष वाली व्यवस्था नहीं थी, बाद में ये 1972 से लाई गई। यानी जो तीसरे नंबर पे जो चुनाव आयुक्त आए उनको 6 वर्ष मिला या 65 वर्ष अधिकतम आयु तक, तो यहाँ से वो व्यवस्था आई है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम देखें कि पहले कैसे हो सकता है। यानी कि अगर ये त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे, तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, किसने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने। तो ये त्यागपत्र भी जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब देखिए हटाया जा सकता है इनको, वो प्रोसीजर आपको जानना है, यानी कि पद से हटाना, ये भी आपको जानना जरूरी है, कैसे हटाया जाता है चुनाव आयुक्त को। और चुनाव एक निष्पक्ष हो सके इसीलिए इनको पद से हटाने की व्यवस्था जो है वो विशेष रखी गई है, ताकि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें, इनका कार्यकाल सुनिश्चित किया जा सके। तो कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान है, तो वहाँ भी आप ये चीज़ें बताएंगे कि इसलिए निर्वाचन आयोग को इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। भले ही उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति उनको ऐसे ही यूं ही नहीं हटा सकते। हटाने के लिए आपको क्या करना है, इनको 2 आधार पे हटाया जा सकता है। पहली चीज़ तो आप ये लिखें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी ही प्रक्रिया होगी, जैसे ही प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से ही चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है, चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो क्या है प्रक्रिया, इसमें देखिए 2 आधार होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, चाहे वो आपका चुनाव आयुक्त को हटाना है, सेम प्रक्रिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो चुनाव आयुक्त हों, मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे आप एक लिख लें, पद से हटाने में जो हम बात कर रहे हैं वो हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त, ये जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए भी अभी हम आगे बताएंगे। तो देखिए हम बता रहे थे आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, मुख्य चुनाव आयुक्त हों या नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक हों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हों, इन सबको एक ही प्रक्रिया से हटाया जाता है। इन सबको जो है इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, जो एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपसे पूछे भी जा सकते हैं कुछ ऑप्शन दे करके कि इनमें से किसको अलग तरीके से हटाया जाता है। तो ये सब जो है इसी प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो चाहे आप कह दो कि निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब वो क्या प्रक्रिया है, इसमें 2 आधार पर हटाया जाता है। 2 आधार कौन से हैं, एक तो है सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार यानी क्या आरोप है वो सिद्ध होना चाहिए पहले ही, हटाने की प्रक्रिया से पहले ही। दूसरा जो है अक्षमता, इनकैपेबिलिटी। इन्हीं 2 आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाते हैं, इन्हीं 2 आधार पे हम चुनाव आयुक्त को भी हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, हटाने के लिए यह प्रक्रिया संसद में ही होगी, संसद में होगी, राज्य के विधानमंडल में नहीं होगी। संसद में क्या करेंगे हम, संसद के दोनों सदन में अलग अलग, दोनों सदनों से हटाने का जो प्रस्ताव है वो पास होना चाहिए। प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, बहुमत से पास जो
सदन का भी बहुमत हो, यानी कि यह है विशेष बहुमत। अगर कभी क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत कई प्रकार के होते हैं। इसमें हमने क्लास भी पीछे की थी। तो विशेष बहुमत जो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा वो ये है, इस विशेष बहुमत का मतलब ये है कि दोनों सदन से 2/3 बहुमत मिले, जो कि सदन का भी बहुमत हो, यानी कि जो सदन के कुल का भी बहुमत होना चाहिए। जैसे कि सदन में अगर 100 लोग हैं तो 100 का बहुमत हुआ 51, तो मिनिमम 51 भी हो। और दूसरा, अगर उस दिन मतदान किया है जो है 80 लोगों ने, तो 80 का जो है 2/3, 80 का 2/3 हो, और ये जो भी निकले वो 51 से अधिक होना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कम लोग ही आए, मान लेते हैं 50 लोग ही आए उस दिन वोटर, तो कोरम तो पूरा हो जाएगा क्योंकि 50% है, 50% कोरम पूरा हुआ। बैठक हुई 50 लोगों में, संसद के सदन का 2/3 चाहिए, तो 50 का 2/3 कर दिया, यानी कि 100/3 लगभग मान के चलिए 34 लोग, 34 लोगों ने ही प्रस्ताव पारित कर दिया और हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, मतलब हटा दिया गया। तो इसमें कहा गया सिर्फ 2/3 नहीं, ये जो 2/3 आएगा ये कुल का भी होना चाहिए, कुल का भी बहुमत हो, और कुल तो टोटल 100 थे, तो 100 का बहुमत इसका मतलब 51। तो अगर ये 34 आ रहा है जो 51 से कम है, 51 से ऊपर जाना ही जाना चाहिए, तभी माना जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि सीधे सीधे यही क्यों नहीं कह दिया कि कुल का बहुमत हो, जब 51 से ऊपर ही जाना था तो कुल का बहुमत मान लेते, ये 2/3 लिखने की क्या जरूरत थी। तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए, अगर 100 लोग हैं, मान लेते हैं 100 के 100 लोग उपस्थित हैं, 100% उपस्थित हैं, 100 सीटें हैं सदन में, टोटल 100 उपस्थित हैं, तो 100 का बहुमत क्या होगा 51, 100 का बहुमत 51 होगा, तो 51 पे हट जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे 51 तो शर्त पूरी हो गई, लेकिन 2/3 की शर्त नहीं पूरी हुई, क्योंकि इसका 2/3 कितना होगा 100 × 2/3 यानी 200/3, यानी कि लगभग 200/3 कितना हो जाएगा 66 के आसपास जो है आना चाहिए। 51 से काम नहीं चलेगा, तब 66 से काम चलेगा। तो इस तरह से विशेष बहुमत जो इन लोगों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें 2 चीज़ें मानी जाती हैं। एक तो सदन के जो 2/3, इसमें आप लिख सकते हैं उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत से पास करें, और जो सदन का बहुमत हो, यानी टोटल का भी बहुमत होना चाहिए, कुल का बहुमत होना चाहिए। तो ये जब पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, तब जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। तो ये है इनको हटाने की प्रक्रिया, जो इनके कार्यकाल को सुनिश्चित करती है, ताकि स्वतंत्रता से कार्य कर सकें, आसानी से इनको नहीं हटाया जा सकता। अब हम दूसरी चीज़ जो बताने वाले थे कि ये तो मुख्य चुनाव को आयुक्त को ऐसे हटाएंगे, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको कैसे हटाएंगे, तो ये भी आपको जानना है, ये भी प्रश्न आएगा। अन्य चुनाव आयुक्त को अगर इनको हटाना है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। इसको क्या करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर, आयुक्त की सिफारिश पर हटाएगा कौन, राष्ट्रपति ही हटाएंगे, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो दोनों को हटाने की प्रक्रिया आप समझ गए।
अब हम देख लेते हैं कि इनको वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही मिलती हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती हैं। यहाँ पे जो सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और जैसे न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, किसी का भी जो वेतन भत्ते या सेवा शर्तें हैं उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन यानी नकारात्मक जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी जो है वो चुनाव के लिए निष्पक्षता से काम करने के लिए सहयोगी सिद्ध होती है, कि ऐसा नहीं है कि हम सरकार की अगर बात नहीं मान रहे हैं तो वो हमारे वेतन भत्ते या हमारी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन कर दे, कानून बना करके अलाभकारी परिवर्तन कर दे, तो वो नहीं कर सकते। बढ़ोतरी कर सकते हैं, अगर हमारा फ़ायदा हो तो बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो ये स्वतंत्रता के लिए इतने प्रावधान किए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त जो पद है उसके संदर्भ में कुछ कमियां भी हैं जिनको सुधार करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, और हो सकता है आने वाले भविष्य में जल्दी ही इस पर कुछ एक्शन देखने को मिले, क्योंकि इसकी मांगें उठ रही हैं। क्या हैं देखिए, कुछ दोष हैं। हालांकि हमारे देश में संविधान द्वारा जो है वो चुनाव आयुक्त को काफ़ी पावर्स दी गई हैं ताकि वो निष्पक्ष चुनाव करा सकें, लेकिन फिर भी कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं जो कि सुधारी जानी चाहिए ताकि और ज़्यादा निष्पक्षता से कार्य किया जा सके। तो कुछ दोष हैं वो आपके संज्ञान में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी मेंस वगैरह के जो है क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रश्न को फ्रेम कर पाएंगे। तो दोष ये है कि देखिए, एक तो जो योग्यता है चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयुक्त की जो योग्यता है वो निर्धारित नहीं है। वो क्या है? निर्धारित नहीं है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। देखिए, सामान्यतः अगर व्यवहार में बात करें तो यहाँ पर आईएएस होता है अधिकारी, सामान्यतः जो है कोई आईएएस रैंक का जो अधिकारी होता है वही बनता है। तो इसकी योग्यता डिसाइड न होने की वजह से राष्ट्रपति किसी को भी चुनाव आयुक्त बना सकते हैं, और राष्ट्रपति किसी को चुनाव आयुक्त बना सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि मंत्रिमंडल की सलाह पे बनाएंगे, और मंत्रिमंडल का मतलब है जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता में बैठा हुआ दल है, वो जिसको चाहे उसको परामर्श के रूप में राष्ट्रपति को कह दे और राष्ट्रपति उसे चुनाव आयुक्त बना दे। तो ऐसे में सरकारें अपने माफिक व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त के पद पर जो है नियुक्त करवा सकती हैं, क्योंकि कोई भी अन्य योग्यताएं निर्धारित नहीं हैं। तो इसका मिसयूज किया जाने की संभावना है, इसीलिए इस पर एक्शन होना चाहिए और इसके लिए योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए। और देखिए, जो पदावधि है, पदावधि संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में वर्णित नहीं है। ये राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो कितना पद रखना चाहते हैं, कितने समय के लिए राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। यानी कि जो पदावधि यानी कितना टेन्योर होगा, कितना कार्यकाल होगा चुनाव आयुक्त का, ये भी राष्ट्रपति के हाथ में है। तो ये भी एक कमी है संविधान में, इसको एक निश्चित डिफाइन कार्यकाल होना चाहिए। अगली चीज़ यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद में जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद इनको जो है अन्य पदों पर नियुक्तियों पर रोक नहीं है। अन्य पदों पर नियुक्तियों पर रोक नहीं। देखिए, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसको समझें। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बता दिया, इन चीज़ों को आप इलाबोरेट करेंगे, इसके बहुत मायने निकलते हैं जो आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए,
जैसे कि योग्यता निर्धारित नहीं है, तो हमने आपको बताया कि इसमें आप मनमाफिक आदमी को ले आओगे, जिसको आप चाहोगे, हो सकता है आपके दल का ही कोई व्यक्ति हो, उसको आप चुनाव आयुक्त बनवा दीजिए, तो वो आपके फेवर में निर्णय ले सकता है। पदावधि भी संविधान में वर्णित नहीं है, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। सेवा शर्तें सभी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। सेवानिवृत्त यानी जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको अन्य पदों पर, नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं है, यानी उसको किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका फ़ायदा सरकारें उठा सकती हैं। सरकारें वादा कर सकती हैं कि आप हमारे फेवर में ये कार्य करिए, हम आपको रिटायर हो जाओगे तो हम आपको इस पद पे बिठा देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, जिससे आप अच्छा जो भी प्रलोभन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और अगर नियुक्ति करने पर रोक लगा दी जाए तो फिर ये प्रलोभन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको नियुक्त किया ही नहीं जा सकता, तो नियुक्त करने का प्रलोभन आप नहीं दे सकते। तो इस तरह से कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं, और ये सब चीज़ें आपको किसी भी आंसर फ्रेमिंग में दिखानी होंगी, क्योंकि चुनाव सुधार पर बात चलती है और नियुक्तियों पर भी प्रश्न है। देखिए, जो नियुक्ति की प्रोसेस है उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको बना दे। अब जब आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये ज़रूरी था कि न्यायपालिका में जो भी जज बैठें उनको नियुक्त किया जाए, उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप कम हो, यानी सरकार का हस्तक्षेप ना हो। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को आपने समझा हुआ है कि वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा 100% हस्तक्षेप किसका है? कार्यपालिका का ही है। तो वो अपने माफिक व्यक्ति को ला सकते हैं। इसीलिए चुनाव की प्रक्रिया पर, इसके निर्वाचन की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो पूरी तरीके से मंत्रिमंडल पर निर्धारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट मंत्रिमंडल ही तो निर्णय लेता है। राष्ट्रपति का करने का मतलब है मंत्रिमंडल। तो उसमें एक समिति बनाने की बात की जा रही है कि एक समिति बना ली जाए, उसमें काफ़ी लोग रखे जाएं, जिससे विपक्ष का नेता भी हो, उसमें कुछ प्रधानमंत्री भी हो, राष्ट्रपति भी हो और अन्य। तो इन सबको मिला के एक कमेटी बना ली जाए और वो कमेटी डिसाइड करे कि किसको जो है चुनाव आयुक्त बनाना है, तो उसको जो है राष्ट्रपति बनाएं। तो कम से कम उसमें कुछ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उसको नियुक्त करने में। तो ये कुछ दोष हैं जो आपको जानने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मुख्य रूप से इनकी जो शक्तियां हैं और कार्य हैं। शक्तियां एवं कार्य क्या करते हैं चुनाव आयोग? तो जो भारत का चुनाव आयोग है ये 3 इलेक्शन करवाता है, 3-4 आप कह सकते हो। ये कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? ये देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कराते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अभी इनको हम डिटेल में पूरी शक्तियों पर बात करेंगे। इसके साथ ये संसद का इलेक्शन कराते हैं। संसद यानी संसद में कौन कौन आ जाता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनका इलेक्शन कराते हैं। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है विधानमंडल, यानी राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनका भी चुनाव कराता है। तो इसमें आ जाती है आपकी विधानसभा राज्य की, प्लस विधान परिषद जिन जिन स्टेट में है वहाँ के विधान परिषद के भी इलेक्शन ये कराते हैं। तो ये 3 इलेक्शन ये कराते हैं। इलेक्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी डेट घोषित करने से लेकर के परिणाम तक, मतगणना, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, परिणाम, वोटर लिस्ट बनाना, पार्टियों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सब कुछ कार्य जो है निर्वाचन आयोग करता है। और एक एक कार्य को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्शन कौन से करवाते हैं, कैसे कराते हैं, नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, निर्णय कौन लेता है, डेट कौन डिसाइड करता है, कैसे होते हैं इलेक्शन, डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वोटर लिस्ट कौन बनवाता है, पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय पार्टी क्या होगी, कौन डिसाइड करेगा, क्षेत्रीय पार्टी कौन होगी, राज्य स्तर की पार्टी कौन होगी, उसके लिए क्या शर्तें हैं, कैसे करते हैं, चुनाव चिन्ह का आरक्षण क्या है, चुनाव चिन्ह किन पार्टियों को कैसे आवंटित किए जाते हैं, इस पे बात करेंगे। मध्यावधि चुनाव कौन करवाता है, कैसे होते हैं, चुनाव निरस्त किन कंडीशंस में चुनाव आयोग करता है, और आदर्श आचार संहिता
क्या होती है, कैसे लागू होती है, क्या चीज़ है, कानूनी उसका कोई आधार है या नहीं है, निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियाँ हैं, इन पर डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।